गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आज जुलाई का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे हम। जुलाई तक कर आज जुलाई स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जून तक का जो जनवरी से जून अपन इतना पढ़ के आए वो सब भूल जाए। पिछला रिवाइज जरूर करते रहेंगे, अदरवाइज परेशानी में फंस जाएंगे। और थोड़ा बहुत इधर वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पोर्शन कवर करते चलेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन आ गया था आपका, एक मिनट। जैसे एक क्वेश्चन आ गया था ईरान में दश्ते काबिर से रिलेटेड, ठीक है। दश्ते काबिर, दश्ते लूत, ये डेजर्ट हैं, ईरान में मिलेंगे। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है इनको। धीरे धीरे करके इसको हम अपने करंट अफेयर्स के साथ ही करते चलेंगे। जैसे कभी भी कोई कंट्री न्यूज में आएगी तो उससे रिलेटेड उसके माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज जो इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हम उसका डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक अनाउंसमेंट करना था आप लोगों से कि देखिए, कई लोगों का क्वेरी आ रहा था कि एक डेडिकेटेड कोर्स जो आगे एसआई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एलडीसी के लिए कर रहे हैं या फिर हेड कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए था जीएस, मैथ्स और इंग्लिश का। तो उसके रिगार्डिंग देखिए हमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जैसे इंग्लिश है तो उसमें इंग्लिश टीचर्स को भी एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा इंग्लिश का लेक्चर बनवाने के लिए। तो बस उसी रीजंस की वजह से, लेकिन ये पर्पस नहीं है कि आप लोगों से कोई हैवी अमाउंट चार्ज किया जाए। तो एक नॉमिनल फी हमने रखा है 4000 रुपी। तो इसका एक कोर्स है जिसमें आपको पूरा जीके मिलेगा, कंप्लीट मैथ्स मिलेगा और इंग्लिश मिलेगा। इसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और उनसे रिलेटेड जो क्विजेज होंगे, क्वेश्चन बैंक्स होंगी, वो आपको मिलेगा। प्लस उनका नोट्स मिलेगा, प्लस आपको जो भी टेस्ट सीरीज है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लास्ट में वो भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये सारा कोर्स का प्राइस 4000 है। तो जो लोग ऑलरेडी हमारे ग्रुप में एनरोल्ड है, ग्रुप वाले जो हमारे स्टूडेंट्स है, उनको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप कर दिएगा, ठीक है। इस नंबर पे, ये अमरजीत सर का नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए फिर तो स्टार्ट करें आज का पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, स्वीडन। करेक्ट आंसर बताइए। हाँ अपा यांगड़ा जी, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, अब यहां से कंटिन्यू रखिए। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बताइए। आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आज भैया? आंसर करिए सब लोग। ओपान चिरंगी आंसर कर रहे हैं बस, स्वीडन। बाकी लोग कहां गए? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो सी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, मतलब सब आ रहा है, ए बी सी डी। अब इसमें तो मेजोरिटी भी डिसाइड नहीं हो पाएगी। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल बता सकते हैं? स्वीडन की कैपिटल। कोई भारत का जिम्मेदार नागरिक स्वीडन की कैपिटल बता सकता है क्या? बहुत फेमस कैपिटल है स्वीडन की।
नो आइडिया। भैया नो आइडिया कहने से कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं, अगर आइडिया नहीं है तो आइडिया मिलेगा आपको। वी विल गिव यू एन आइडिया। स्टॉकहोम, हाँ ये होता है एटीट्यूड। पापू तातुंग जी ने देखिए इधर शुभ संध्या बोला, शुभ संध्या पापू तातुंग जी, और खट से आंसर लीजिए सर आंसर। केलसांग जी गुड इवनिंग। स्टॉकहोम, बहुत बढ़िया। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। ये छोटी मोटी एक्सरसाइज है, ये साथ ही साथ करते हुए चलना है। ये कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसी क्या है इसकी? क्रोना, स्वीडन क्रोना, स्वीडिश क्रोना इसकी करेंसी है। तो कैपिटल्स, करेंसीज ये सब साथ ही साथ चला के चलते रहिए, अलग से क्या करेंगे इसको। अच्छा, स्वीडन के एक बार मैप दिखाना चाह रहा था मैं। जैसे 3 कंट्रीज हैं, ये वाली जो कंट्री है ये है आपका नॉर्वे, और जो रेड में है ये रेड वाली कंट्री है आपका स्वीडन, और इधर ये है इधर फिनलैंड। ठीक है, ये कुछ लोकेशन है स्वीडन की। तो स्वीडन की लोकेशन समझ में आ रही है? ये जो रेड वाली कंट्री है ये है आपकी स्वीडन, फिर इधर ये रशिया, फिर ये इधर इंडिया। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में स्वीडन किधर है? इधर ऊपर आर्कटिक ओशियन है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किन्हें कहते हैं? तो ये पूरा मैप है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। इसमें आपका फिनलैंड आ गया, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, फिर एक फरोई आइलैंड्स हैं, फिर एक कंट्री है डेनमार्क, फिर एक आइलैंड है जिसे कहते हैं आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड। तो ये सारे कंट्रीज अगर आप मिला देंगे, ये सारी लोकेशंस, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। ठीक है, ये सब किसका पार्ट है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर आप एक कंट्री, एक लोकेशन जोड़ दें, ग्रीसलैंड, ठीक है, अगर उसमें ग्रीसलैंड कह रहे, ग्रीनलैंड अगर आप जोड़ दें तो वो बन जाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक मतलब नॉर्थ वाली कंट्रीज। तो नॉर्डिक कंट्रीज क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ग्रीनलैंड ऐड कर दीजिए। जैसे जो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये ग्रीनलैंड का, ठीक है, ये ग्रीनलैंड का है। तो ग्रीनलैंड अगर आपने ऐड कर दिया स्कैंडिनेवियन में, तो वो कंट्रीज क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी नॉर्डिक कंट्रीज। बहरहाल ये आपका फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फरोई आइलैंड और आइसलैंड, ये सब किसका पार्ट है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। कैपिटल्स भी लिखी है, फिनलैंड की है हेलसिंकी, स्वीडन की है स्टॉकहोम, डेनमार्क की है कोपेनहेगन, नॉर्वे की है ऑस्लो। तो ये कैपिटल्स भी एक बार याद रखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री दैट लॉन्च्ड स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, अ वेलफेयर स्कीम फॉर बेगर्स। बेगर्स के लिए एक वेलफेयर स्कीम है स्माइल, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है वो बताना है। स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम कोई भी चेक करके बता दीजिए, स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम। इस सेकंड का आंसर बताइए। अच्छा, स्वीडन की पार्लियामेंट रिक्सडाग बता रहा है। स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम क्या है? रिक्सडाग, RIKSDAG। अच्छा, पार्लियामेंट कितनी याद रखेंगे? बहुत ज्यादा हो जाएगा पार्लियामेंट का काम। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये मिनिस्ट्री एक स्कीम चला रही है स्माइल। इस स्कीम में होगा क्या? जो भी बेगर्स हैं और जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए जो जितनी भी पुरानी स्कीम थी उनको मर्ज करके अभी एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्कीम इनिशिएटिव बना दी है स्माइल। इसमें ये करेंगे क्या? जो उनका रिहैबिलिटेशन करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, काउंसलिंग देंगे, उनको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन देंगे, एक मतलब आधार कार्ड वगैरह बना देंगे,
एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनको कुछ स्किल्स दी जाएगी ताकि वो आगे से बैगिंग ना करें। एक तरीके का इकोनॉमिक लिंकेज, यानी कुछ ऐसा उनको स्किल्स वगैरह देके नौकरी वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि उन्हें भीख ना मांगनी पड़े। तो ये बेगर्स के लिए एक स्कीम है। अच्छा, बेगर से रिलेटेड सेंसस का कुछ डेटा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है सेंसस की जब हम बात करते हैं तो हम याद कर लेते हैं कि भैया लिटरेसी किसकी कम है किसकी ज्यादा है, हम याद कर लेते हैं पॉपुलेशन बहुत हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं। लेकिन आज एक नया फैक्ट लेके आ रहा हूं मैं, जिसमें हम बात करेंगे कि किस स्टेट में कितने बेगर्स हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, तो सेंसस 2011 की अगर हम बात करें तो इंडिया में कितने बेगर्स एनलिस्ट हुए थे? 4,13,000। इसमें से 2,21,000 मेल्स हैं और 1,91,000 के करीब फीमेल्स हैं। और पिछले सेंसस से ये नंबर बढ़ा था, ऑब्वियसली बढ़ेगा, आबादी बढ़ रही है तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ बेगर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन सा कंट्री आया था अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? तो टॉप पे कंट्री था वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने चार्ट को टॉप करा था। उसके बाद सेकंड टॉप कौन? उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश। और बिहार नंबर 3 पे था। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा पूछे कि नंबर ऑफ बेगर्स में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट था तो वो रहेगा आपका वेस्ट बंगाल। और सबसे कम अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप में मिलेंगे, 2 ही लोग मिले थे लक्षद्वीप में, बस 2 बेगर्स। कौन होंगे 2? अच्छा, यूटीज में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेगर्स नो डाउट दिल्ली में ही मिलेंगे। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा बेगर्स कहां पर हैं? दिल्ली में। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा बेगर्स किधर थे? आसाम में। और सबसे कम मिजोरम में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट है रिगार्डिंग बेगर्स, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा नया क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहां से एक नया क्वेश्चन बन सकता है बेगर से रिगार्डिंग। ये जानकारी कम लोगों के पास होती है, आज मुझे दिखी तो मैंने कहा लाओ इसको आज आपके साथ शेयर करता हूँ। सेंसस से रिलेटेड है तो बहुत ही हाईली प्रोबेबल है और नया क्वेश्चन बनेगा, इससे बैगर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा इससे नया बनेगा। डेफिनेटली अगर इससे आता है तो अब आपसे सवाल बनना चाहिए कि अगर स्टेट्स में पूछे सबसे ज्यादा बैगर्स कहाँ है? वेस्ट बंगाल, यूटीज में न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट में आसाम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जुलाई 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इंडिया की एक टेंपल है ककाटिया रुद्रेश्वर टेंपल, ठीक है, रुद्रेश्वर टेंपल को यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाल दिया गया है। तो अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, एक और नई हेरिटेज साइट बनी है रुद्रेश्वर टेंपल। तो इसमें कुछ 3 स्टेटमेंट्स हैं ए, बी और सी रिगार्डिंग द रुद्रेश्वर टेंपल, वो आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है? ककाटिया रुद्रेश्वर टेंपल ये भुवनेश्वर में लोकेटेड है, भुवनेश्वर इन उड़ीसा, और ये इंडिया की 44th यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है। पहला स्टेटमेंट। ऑप्शन स्टेटमेंट बी कह रहा है 21 मेंबर्स WHC वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन, ठीक है, WHC मतलब वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन, ये कहां से हेल्ड हुआ था? फ्यूजू चाइना से हेल्ड हुआ था। ऑप्शन बी कह रहा है स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट सी कह रहा है ट्री लाइन, पैसियो डेल प्राडो बॉलवर्ड और रेटिरो पार्क दोनों कहां पर सिचुएटेड है? मैड्रिड स्पेन में। इनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो रुद्रेश्वर टेंपल है वो कहां है? उड़ीसा में, और ये इंडिया का 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि रुद्रेश्वर टेंपल को यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाया जाए, वो मीटिंग कहां से स्टार्ट हुई थी? ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। तो कहां से स्टार्ट हुई थी, किसने हेल्ड करवाई थी? वो चाइना ने करवाई थी। तीसरा कह रहा है कि भाई मैड्रिड में 2 चीजें हैं, एक तो ये पैसियो डेल प्राडो और दूसरा रेटिरो पार्क, इनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो आपको बताना इन 3 स्टेटमेंट्स में कौन कौन से सही हैं। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी कह रहा है सिर्फ स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी कह रहा है सिर्फ स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट, और ऑप्शन डी कह रहा है कि स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट। बताइए।
तो ऑप्शन सी कह रहे हैं ज्यादातर लोग, पापू तातुंग जी बस ऑप्शन डी कह रहे हैं। अच्छे से पढ़िए चारों स्टेटमेंट को। अच्छे से पढ़िए चारों स्टेटमेंट को, तुक्का मार के ओनली बी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन लाने का फायदा क्या होता है, एक क्वेश्चन में आपके कई सारे फैक्ट्स कवर हो जाते हैं। तुक्का मार के ओनली बी, चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर बताता हूं, स्टेटमेंट ए रॉन्ग है। अगर स्टेटमेंट ए रॉन्ग दिख जाए तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता और ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो या तो ओनली बी होगा या फिर ओनली बी एंड सी होगा। तो कुल मिला के दोनों ही केस में बी ऑप्शन तो सही आ रहा है, तो किसको चेक करेंगे, सी ऑप्शन को। तो सी तो करेक्ट है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज डी। पापू तातुंग जी, विशाल बुरा जी, गिचिक शिमला, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये देख लीजिए, अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 44th सेशन हुआ था और इसमें इंडिया के जो रुद्रेश्वर टेम्पल है, जो कहां पर लोकेटेड है, तेलंगाना में लोकेटेड है, इसको ऐड करा गया एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो स्टेटमेंट ए क्या कह रहा था, स्टेटमेंट ए कह रहा था ये उड़ीसा में लोकेटेड है, गलत है। ये कहां पर लोकेटेड है, तेलंगाना में। इनफैक्ट ये तेलंगाना का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और ये इंडिया का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इधर आपका ये जो स्टेटमेंट ए है वो कह रहा था 44th है, 44th नहीं है, ये इंडिया का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ककाटिया एम्पायर के दौरान ये बिल्ट हुआ था। और स्टेटमेंट बी जो कह रहा है WSC में 21 मेंबर्स, हाँ 21 मेंबर्स थे। और अभी जो 44th जो सेशन हुआ था WSC का, उसमें चाइना चेयर था। चेयरमैन कौन था इस बार, चाइना। तो इसलिए मीटिंग कौन अरेंज कराएगा, चाइना। तो कहां से मीटिंग अरेंज हुई थी, फुजू, चाइना से। और जो हमने बात करी पैसियो डेल प्राडो और रेटिरो पार्क, इनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया है इस बार, ठीक है। तो इसमें हमारा बी स्टेटमेंट सही है, सी सही है, ए गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A notable American 1979 Nobel Prize laureate मिस्टर स्टीफन वीनबर्ग। मिस्टर स्टीवन वीनबर्ग जिनको 1979 में नोबेल प्राइज मिला था, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है, तो उनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था ये पूछ रहा है। स्टीफन वीनबर्ग को किस फील्ड में मिला था? सब फ्यूज हो गया। बताइए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4। सी डी केमिस्ट्री पीस। मिस्टर स्टीवन वीनबर्ग, पीस पे तुक्का लगाया जा रहा है, बड़े बटे हुए राय है। बहुत सही। करेक्ट आंसर इज फिजिक्स। फिजिक्स की फील्ड में मिला था। तो जो अमेरिकन नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट है, ठीक है। तो स्टीवन वीनबर्ग ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे, अलॉन्ग विद शेल्डन ली ग्लासो एंड अब्दुल सलाम। इन दोनों के साथ ही इनको 1979 में क्या मिल रहा है, नोबेल प्राइज। तो किस फील्ड में मिल रहा है, फिजिक्स की फील्ड में मिल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द स्टेट
that introduced the Sujal drink from tap project to provide 24/7 piped pure drinking water. इसका आंसर दीजिए। ये सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये स्कीम किस स्टेट की? गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा? हाँ जी, अब टोटल 40 साइट्स हो गई हैं हमारे पास। जो एक 39 तो यही हो गई, रामेश्वर टेम्पल। एक और साइट ऐड की गई थी, धोलावीरा। धोलावीरा वही गुजरात में, वो इंडस वैली साइट जो है। ऑलराइट भैया, करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, नेम द स्टेट दैट इंट्रोड्यूस सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट टू 24/7 पाइप ड्रिंकिंग वाटर। करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फाइनेंशियल सॉल्यूशन लॉन्च्ड बाय सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट। स्विफ्ट एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्विफ्ट, इसने एक तरीका निकाला है। स्विफ्ट ने एक तरीका निकाला है, एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन निकाला है टू इनेबल लो वैल्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। मतलब जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं वो आपस में क्रॉस बॉर्डर, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, मान लीजिए ये कंट्री ए का कोई कंपनी है, छोटा कंपनी, और एक कंट्री बी की कोई छोटी कंपनी है, तो ये आपस में सस्ते में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर दें, इसके लिए स्विफ्ट ने एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन निकाला है। तो उसका नाम पूछ रहा है, क्या है? स्विफ्ट एसएमई, स्विफ्ट वर्ड, स्विफ्ट गो या फिर स्विफ्ट ट्रेड। स्विफ्ट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईज आउट करता है दो कंट्रीज के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक कंट्री की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री की बैंक्स हो गई या कंपनीज हो गई, दूसरी मान लीजिए अमेरिका की बैंक्स और कंपनीज हो गई, तो उनके आपस में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको रेगुलेट करने में मदद करता है स्विफ्ट। इसने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर वगैरह बना रखे हैं, उसको ही हम भी फॉलो करते हैं। तो स्विफ्ट के ही प्रोसीजर वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। तो स्विफ्ट ने एक और तरीका निकाला है छोटी कंपनियों के कंपनीज के ट्रांजैक्शन के लिए। तो वो पूछ रहा है क्या नाम है उनका। तो इसमें मेजॉरिटी इज विद ए, ओलिंग लिथिन इज स्विफ्ट गो, और वाइंडलिंग लोअन कह रहे हैं डी। और कोई इस बारे में कुछ कहना चाहता है? और कोई है भारत का जिम्मेदार नागरिक जो इस बारे में कुछ कहना चाहता है? भैया करेक्ट आंसर तो सिर्फ ओलिंग लिथिन जी ने लगाया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, स्विफ्ट गो नाम है सिस्टम का। स्विफ्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो वर्ल्ड वाइड जितना भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसको रेगुलेट करने में, ये एक स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन का तरीका बनाने में कौन हेल्प करता है? स्विफ्ट हेल्प करता है। ठीक है, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहां पर मिलेगा? बेल्जियम में मिलेगा। ठीक है, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? बेल्जियम में। बेल्जियम की कैपिटल बता सकते हैं क्या आप लोग? कोई भारत का जिम्मेदार नागरिक बेल्जियम की कैपिटल बताते? बेल्जियम की कैपिटल क्या होगी? बताइए जल्दी से। बेल्जियम की कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का भैया आंसर उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर उड़ीसा है। ओलिंग लिथिन कह रहा तुक्का था। इतनी भीड़ में एक पर्सन का आंसर था, वो भी कह रहा तुक्का था। ये तो किसी जानता है ये सब बातें, लग रहा है उसे पता है तुक्के में लोग ज्यादा सही कर जाते हैं, इसीलिए उसने पेपर ही ऐसा बनाया कि बहुत तुक्की लगाएंगे सब लोग। बेल्जियम का कैपिटल बताइए।
बहुत बढ़िया। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स इज द कैपिटल। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2021 में डैश कोई एक बॉडी है, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी, फॉल्ट लाइंस वाइडन इन द ग्लोबल रिकवरी। फॉल्ट लाइंस वाइडन इन द ग्लोबल रिकवरी, किसने ये रिपोर्ट निकाली है, किस बॉडी ने? पहला सवाल। दूसरा ये पूछ रहा है इस रिपोर्ट में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको फोरकास्ट किया गया है। फोरकास्ट मतलब अनुमान लगाया है कि कितनी होगी, तो इंडिया की जीडीपी कितनी अनुमान लगाई गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बॉडी बनाइए, कौन सी बॉडी है? तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये बॉडी कौन सी है। बहुत बढ़िया, करेंसी बेल्जियम की क्या है? यूरो। तो जुलाई 2021 में फॉल्ट लाइंस वाइडन इन द ग्लोबल रिकवरी, इसकी रिपोर्ट किसने निकाली है? बताइए। बी या डी? बी या डी? बी या डी में मामला अटक गया। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये रिपोर्ट निकाली आईएमएफ ने। भैया 12.5 बहुत ज्यादा है, इतनी कहां से फोरकास्ट कर लेगा? करेक्ट आंसर इज डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 9.5%। ठीक है, बॉडी कौन सी है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और कितनी फोरकास्ट की है? टू बी 9.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। अच्छा, आईएमएफ का हेडक्वार्टर बताइए। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? करेक्ट आंसर सी नहीं है, करेक्ट आंसर डी है, डी फॉर दिल्ली। मेरे को ये बता दीजिए आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन आईएमएफ का हेडक्वार्टर जान लें, फिर आगे बढ़ेंगे। वॉशिंगटन डीसी, बहुत बढ़िया। यूएसए, यूएसए में कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज नेम्ड एज द डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय द इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर। इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको बोला है? ये टैग किसको दिया गया है? डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। प्रमोद भागत, वरुण सिंह भाटी, ली पियर्सन या पूजा धंधा? 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? जल्दी से बताइए इसको। शॉर्ट मार्च कह रहे हैं प्रमोद भागत। और लोग बताइए, क्या प्रमोद भागत इज द करेक्ट आंसर? क्या प्रमोद भागत इज द करेक्ट? ऑलराइट, मेजॉरिटी इज विद प्रमोद भागत। पैरा शटलर है, ठीक है। प्रमोद भागत कौन है? एक पैरा शटलर है। तो इनको बोला गया डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर 2019। क्वेश्चन नंबर 9, इन जुलाई 2021 इंडियाज फर्स्ट अर्जुना अवॉर्डी नंदू नाटेकर पास्ड अवे। अभी इंडिया के बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन नंदू नाटेकर जो थे, उनका भी रिसेंटली में डेथ हुआ है। तो वो किस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते थे? वो अर्जुन अवार्ड भी जीत चुके हैं। अर्जुन अवार्ड का कह सकते हैं स्पोर्ट्स में सेकंड टॉप अवार्ड होता है। जैसे सबसे टॉप पे तो आपका खेल रत्न अवार्ड है, जिसका भी रिसेंटली नाम चेंज करा गया। राजीव गांधी खेल रत्न था, अब उसका नाम चेंज करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो वो सबसे टॉप का अवार्ड है स्पोर्ट्स में, और सेकंड टॉप पे अर्जुन अवार्ड आता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो वो अवार्ड जीता था नंदू नाटेकर जी ने। तो बताना वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड पर्सनालिटी थे। सेकंड, शॉर्ट मार्च कह रहे हैं बैडमिंटन, डोरेमोन कह रहे हैं ए मतलब हॉकी। और लोग बताइए। और लोग बताइए। योगेश सोरा जी इज कंफ्यूज विद हॉकी। क्या लग रहा है भैया, क्या होना चाहिए? ए फुटबॉल ना भैया, फुटबॉल नहीं, हॉकी नहीं। करेक्ट आंसर इज सी बैडमिंटन, ठीक है। नंदू नाटेकर जी बिलोंग करते थे बैडमिंटन से। इनके बारे में आज जाके थोड़ा सा गूगल करिएगा, पढ़िएगा। बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं आपका मिस्टर नंदू नाटेकर जी, ठीक है। काफी इन्होंने इंडिया के लिए विक्ट्रीज हासिल की हैं, काफी प्राइड थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which space organization is planning to launch EOS-3 and advanced geo imaging satellite? ठीक है, मतलब अर्थ की इमेजेस लेने के लिए और बेटर तरीके से अर्थ की सर्विलेंसिंग करने के लिए एक एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-3, तो कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है उसको लॉन्च करने का, बताइए। सी ऑप्शन। और लोग बताइए। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। जो लोग दीवार में सर टका के लेट गए वो लोग भी बोले, ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया तो बिल्कुल आराम करना है। आराम आराम है, अब आराम नहीं करना है, ठीक है। अब आराम के दिन गए, दीवार से टिकने के दिन गए। इतने दिन आपने आराम कर लिया, वापस से आ जाइए। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज इसरो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? इसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे और ग्लोबल टाइगर डे एनुअली ऑब्जर्व? तो इंटरनेशनल टाइगर डे या फिर कह सकते हैं ग्लोबल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे और ग्लोबल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई, 27। करेक्ट आंसर इज 29 जुलाई, ठीक है। तो टाइगर्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनकी घटती पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डिसाइड किया गया कि 29 जुलाई को हम मनाएंगे वर्ल्ड टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया एंड रशिया कंडक्टेड द 12th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज इंदिरा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, इसको याद रखिए। इंदिरा किस किस के बीच होती है? इंडिया और रशिया के बीच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा एक्सरसाइज किन दोनों के बीच होती है? इंडिया और रशिया के बीच। तो वो एक्सरसाइज किस जगह पर हुई? 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से बाल्टिक सी है या अंडमान सी है। और इंडिया की जो साइड है, इंडियन साइड जो है वो किस शिप ने रिप्रेजेंट करी? INS ताबर, त्रिशूल या ताबर या त्रिशूल? ताबर या त्रिशूल, उन दोनों में से कौन था? और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई? बाल्टिक सी या अंडमान सी? तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर दीजिए।
बहुत बढ़िया। 29 जुलाई थीम देयर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड। बहुत बढ़िया दाता। अब इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए जल्दी से। पापू तातुम जी कह रहे हैं अंडमान सी एंड आईएनएस टावर। तो बाकी लोग बताइए सही है या गलत। शिल्पा था आपका नहीं है, अभी आंसर नहीं है। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन बाल्टिक सी है त्रिशूल, फिर डी ऑप्शन। पक्का लॉक कर दूं? पक्का लॉक कर दूं? तो सी आ रहा है, डी आ रहा है। बाल्टिक वो क्या कह रहे हैं सॉल्ट मार्च है, बस उनका आंसर आ रहा है बाल्टिक सी एंड आईएनएस टावर, और उनका आंसर करेक्ट है। इंडिया और रशिया के बीच जो 12th एडिशन हुआ है नेवल एक्सरसाइज इंदिरा का, वो कहां पर हुआ है? बाल्टिक सी में हुआ है। इंडियन साइड से कौन गया था? आईएनएस टावर गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहां पर हुई है एक्सरसाइज? इन बाल्टिक सी, और इंडिया की तरफ से कौन गया था? आईएनएस टावर। यहां से थोड़ा सा लोकेशन में दिखाना चाहूंगा बाल्टिक सी का। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं ना, यही आपका बाल्टिक सी है। ठीक है, ये वाली जो चीज है, ये वाला जो पानी का हिस्सा है, इधर आपका नॉर्वे, स्वीडन, इधर फिनलैंड, इनकी अभी हमने बात करी थी। ठीक है, तो इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यही क्या आपका? ये है बाल्टिक सी। ये वाला जो पानी का हिस्सा है, ये क्या है? बाल्टिक सी। और इसके किनारे 3 कंट्रीज है मेनली, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये 3 कंट्रीज कही जाती हैं बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये याद रखिएगा। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज कही जाती है बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे रिगार्डिंग रशिया। देखिए, रशिया के लिए 2 सीज की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि इस साइड से जो भी ट्रेड होता है, तो अगर वो रशिया तक पहुंचाना है तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो बाल्टिक सी, दूसरा इधर ये है ब्लैक सी। ठीक है, ये क्या है? ये है अपना ब्लैक सी। तो ब्लैक सी और बाल्टिक सी, ये रशिया के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रीजन था कि आप इधर नोटिस करेंगे, यूक्रेन का एक ये हिस्सा है क्रीमिया। ठीक है, इसको रशिया ने एनेक्स कर लिया है। ये इस हिस्से को, ये सी ऑफ अजोव है, ये अजोव सी है। ठीक है, तो ये हिस्सा क्रीमिया वाला जो पोर्शन है, ये पहले यूक्रेन का पार्ट था, बट इसको रशिया ने एनेक्स कर लिया है। रीजन भी, रशिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि ब्लैक सी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हो, तो वो ब्लैक सी और बाल्टिक सी को अपने लिए सिक्योर रखना चाहता है, ताकि वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सके। बाल्टिक सी से कैसे कनेक्ट होगा? ये इधर से जाते हुए इधर से ये निकल जाएगा इधर ओशियन में। और ब्लैक सी से कैसे जाएगा? ब्लैक सी से ये इधर इधर आपका ये सी ऑफ अजोव है, फिर वहां से होते हुए ब्लैक सी जाएगा, और ब्लैक सी से फिर ये इधर साइड से होते होते ये इधर नीचे इसको मिल जाएगा मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लोकेशंस याद रहनी चाहिए। बाल्टिक सी किधर है और ब्लैक सी किधर है। नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप की लोकेशंस देखते रहा करिए टाइम टू टाइम, ताकि उनको दिमाग में आप फिट कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू द रिसेंट इनिशिएटिव्स मेड इन पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूपी। अभी रिसेंटली मोदी जी यूपी गए थे, तो उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए? 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना उनमें से क्या क्या मोदी जी ने करा। पहला कह रहा है कि बीएचयू में, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें एक 100 बेड का मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल इनॉग्रेट करा। स्टेटमेंट बी कह रहा है, अ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रसाद स्कीम फेज 2, वो भी वाराणसी में इनॉग्रेट करा। ऑप्शन सी कह रहा है, रुद्राक्ष एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है,
जो कि जापान की मदद से बन रहा है, वो इनॉग्रेट करा वाराणसी में। तो ए बी सी इन तीनों में से क्या क्या काम करा मोदी जी ने, वो बताइए। बताइए मोदी जी ने क्या क्या काम करा है, ध्यान से बताइएगा। ऐसा ना हो कि मोदी जी ने कोई काम किया और उसका क्रेडिट आप मोदी जी को ना दें। डी ऑप्शन। डोरेमोन कह रहे ए, ओनली ए, बाकी सब कह रहे डी लगाऊंगा, किया हो ना किया हो क्रेडिट तो मोदी जी को ही देंगे। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर इज डी, सब कुछ मोदी जी ने किया। ठीक है, चारों ऑप्शन, तीनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। ऑल ए बी एंड सी, मतलब अभी बीएचयू में वो हॉस्पिटल भी बना के आए हैं, एक प्रसाद स्कीम भी लगाई है और रुद्राक्ष भी बनवाया है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ए बी एंड सी तीनों ही काम मोदी जी करके आए, अभी जब रिसेंटली वो यूपी में गए थे। अच्छा, वाराणसी में इतना मेहरबान क्यों है? क्योंकि जो वाराणसी है ना, वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एलडीसी वगैरह में इस तरह के छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं कि हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनकी की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कहां से एमपी है। तो प्रधानमंत्री जो है अपने, वो वाराणसी से एमपी, वहां से इलेक्शन लिए लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली मेड अ सीरीज ऑफ इनॉग्रेशंस इन गुजरात। अभी रिसेंटली मोदी जी ने कुछ गुजरात में भी काम किया, तो इनिशिएटिव के रिगार्डिंग बताना कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ए बी सी। ए वाला कह रहा है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन बिकम इंडियाज फर्स्ट रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन। दूसरा कह रहा है इनॉग्रेटेड वाडनगर रेलवे स्टेशन दैट वाज रीडिजाइन्ड विद अ हेरिटेज लुक। तीसरा कह रहा है इनॉग्रेशन ऑफ 3 न्यू अट्रैक्शंस, एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी एंड नेचर पार्क एट गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद। तो ए बी सी क्या क्या काम हो चुके हैं, बताइए। हाँ जी, मोदी है तो मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या क्या होगा। अब ये मोदी है तो मुमकिन है, इसके आगे भी तो बताइए। डी ऑप्शन, कह रहे यहाँ भी रिस्क नहीं लेना है, यहाँ भी सारा क्रेडिट मोदी जी को दे दो। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, ऑल ए बी एंड सी सारा काम किया है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों करेक्ट है। ठीक है, 14 का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। Which organization signed an MOU with Bank of Maharashtra for developing priority sector lending in Maharashtra? अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है कि जब जैसे आरबीआई इम्पोज करवा देता है अलग अलग बैंक्स पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी को उधार दे रहे हो, किसी को लैंड कर रहे हो पैसा, तो उसमें आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी कई बार कह देते कि 40% जो पैसा है वो आप सिर्फ रूरल एरिया को दोगे, सिर्फ और सिर्फ किसको दोगे? एग्रीकल्चर वालों को दोगे, जो एग्रीकल्चर करते हैं, किसानों को दोगे, या फिर जो मीडियम क्लास है, जो होम लोन लेने आते हैं उनको दोगे, जो एजुकेशन लोन लेने आते हैं उनको दोगे। ठीक है, कई बार आरबीआई इस तरह का एक फिक्स कर देता है कि 40% जो आपको बैंक को पैसा देना है वो किसको देना है? किसानों को देना है, होम लोन में देना है और एजुकेशन लोन में देना है। तो इसी को कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जब ये डिसाइड कर दिया जाए कि किस सेक्टर में आपको कितना लोन परसेंटेज फिक्स देना ही देना है।
तो अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, नाबार्ड के साथ साइन किया। देखिए नाबार्ड को बैंक नहीं मानना, नाबार्ड कभी डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा। नाबार्ड है क्या? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में ये बना था, कानून 1981 में पास हुआ था और स्टैब्लिश कब हुआ ये? 1982, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसके लिए कानून पास हो चुका है, इसका मतलब ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो नाबार्ड को बेसिकली बनाया गया है ताकि जो बैंक्स हैं वो रूरल एरियाज में प्रॉपरली लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर पाए। तो बैंक्स को एग्रीकल्चर एरिया में हेल्प करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है नाबार्ड। तो नाबार्ड उन बैंक्स को पैसा देता और वो बैंक्स किसे पैसा देंगे? किसान को पैसा देंगे। तो नाबार्ड कभी डायरेक्ट किसान को पैसा नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन जुलाई 2021 दानिश सिद्दीकी, पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन जर्नलिस्ट, was killed in a militant attack in which country? ये अभी रिसेंट में जुलाई 2021 में रिसेंटली जुलाई का एक इंसिडेंट है। एक इंडिया के पुलित्जर प्राइज विनर थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, इनकी फोटोज काफी फेमस हुई थी, जैसे रोहिंग्या रेफ्यूजीज को लेकर जो उन्होंने एक पूरा फोटो जर्नलिज्म किया था, उसी के रिगार्डिंग उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। जर्नलिज्म का सबसे टॉप प्राइज होता है पुलित्जर प्राइज। तो उनका नाम था दानिश सिद्दीकी। अभी रिसेंटली वो किसी कंट्री में शूट कर रहे थे, रियूटर्स के लिए काम करते थे, तो उस शूटिंग में उनकी डेथ हुई है। तो वो अटैक कहां पर हुआ था? बहुत बढ़िया, वो अफगानिस्तान में। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं, जो तालिबानी हैं, उनके अटैक से उनकी मौत हुई थी, दानिश सिद्दीकी की। तो करेक्ट आंसर इज डी, अफगानिस्तान। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टैक्सी सर्विस प्लान टू बी लॉन्च्ड बाय द यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी? बताइए, इंडिया की पहली पोर्ट टैक्सी सर्विस जो कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च कर रही है, वो कहां पर चलेगी? दिल्ली, बिहार, यूपी या हरियाणा? Where is India's first port taxi service planned to be launched by the Yamuna Expressway Industrial Development Authority? बताइए। पापू तातुम जी कह रहे दिल्ली होगा, दिल्ली में ज्यादा जरूरत है। और लोग बताइए। सी ऑप्शन, ये होते लोग, ये यूपी वाले। बहुत बढ़िया। अब इतना भी पिछड़ा नहीं है यूपी, तो ये आपका यूपी में चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हर अच्छा काम दिल्ली में ही हो, यूपी भी तरक्की कर रहा है, यूपी में भी कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है। पोर्ट टैक्सी मतलब वही जो जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में आपने देखा होगा, एक केबल होगी, उसमें एक इस तरह से एक पॉड होगा, वो ट्रेवल करता रहता है, उसी तरह की सुविधा को क्या कहते हैं? पोर्ट टैक्सी सर्विस। ठीक है, तो ये आपका कहां पर चलेगी? लॉन्च बाय यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये यूपी में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक मैकेनिज्म लॉन्च किया, फास्टर। फास्टर से होगा क्या? जो भी डिसीजन लेता है, जो भी ऑर्डर देता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे जेलों को ऑर्डर देता है या पुलिस स्टेशन को ऑर्डर देता है, तो जो भी ऑर्डर वो देता है उसकी फास्ट डिलीवरी के लिए, कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो उसके अंडर में आ रहे हैं, उन सबको ऑर्डर प्रॉपरली तेजी से डिलीवर किया जा सके, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया है, फास्टर। तो आपको बताना फास्टर की फुल फॉर्म। तो फास्टर की फुल फॉर्म बतानी है बेसिकली।
बताइए फास्टर का फुल फॉर्म। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया फास्टर, a new mechanism for instant delivery of Supreme Court orders to its subordinates। तो फास्टर का मतलब क्या है बताइए। तो फास्टर का मतलब जल्दी से बताइए। बी, सी या डी? बी, सी या डी? करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है, आइडेंटिफाई द कंट्रीज दैट वर न्यूली इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी एक कंट्री या एक से ज्यादा कुछ कंट्री, एक भी हो सकती है इन तीनों में से या एक से ज्यादा भी हो सकती है, अभी रिसेंटली उन्हें इंडक्ट किया गया है इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो पूछ रहा है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स में। बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए, कौन कौन सी कंट्रीज अभी रिसेंटली इंडक्ट हुई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। ऑल बी, डी, ऑलराइट, डी में तुक्का लगेगा। और बढ़िया, मेजॉरिटी किसके साथ जा रही है? डी के साथ जा रही है। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट वर न्यूली इंडक्टेड। तो तीनों है, मंगोलिया भी है, तजाकिस्तान भी है और स्विट्जरलैंड भी। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल 1, 2 and 3। ठीक है, मंगोलिया भी है, तजाकिस्तान भी है और स्विट्जरलैंड भी है, तीनों ही आपका भी न्यूली इंडक्टेड है। तो आप खट से मेरे को बताइए, मंगोलिया का कैपिटल बताइए, ठीक है, तजाकिस्तान का कैपिटल बताइए और स्विट्जरलैंड का कैपिटल बताइए। मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, इनका कैपिटल जल्दी से बताइए। देखिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्विट्जरलैंड का भी कई बार डिस्कस किया है और तजाकिस्तान का भी कर चुके हैं। अभी तजाकिस्तान तो इतना न्यूज में भी था, मंगोलिया का बस हाँ नहीं किया है। तो जल्दी से जो भी आपको याद हो आप बताइए। प्रीवियस क्वेश्चन में ऑप्शन डी आ रहा था, तो यहाँ भी डी तुक्का। अरे बाप रे, तुक्के लग रहे हैं यहाँ भर भर के। बहुत बढ़िया, सॉल्ट मार्क्स ने बढ़िया बताया, जिनके सूरा भी बढ़िया बता रहे हैं। मंगोलिया की है उलान बतोर, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतोर। तजाकिस्तान की क्या है? तजाकिस्तान की है दुशानबे। अभी रिसेंटली हम अपने जो इवैक्यूज हैं, जो इंडिया के लोग हैं जो अफगानिस्तान से तजाकिस्तान पहुंच गए थे, उनको इवैक्यूएट करके ला रहे हैं। ठीक है, तो तजाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, वहां से अपने इंडियन से उन्हें वापस बुला रहे हैं। तो अभी रिसेंटली तजाकिस्तान काफी न्यूज में था, कैपिटल इज दुशानबे। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है भैया? स्विट्जरलैंड की बर्न है। बहुत बढ़िया, उलान बतोर, दुशानबे एंड बर्न, ये कैपिटल्स किस किस की है? मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। अच्छा, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ, वहां से हम अपने जो इंडियंस हैं उन्हें वापस बुला के ला रहे हैं। तो जो बुलाने वाला मिशन है, उस मिशन का नाम क्या है? आपको हिंट दे देता हूं, उसमें शुरू में लिखा है ऑपरेशन। ठीक है, आगे उस ऑपरेशन का नाम बताइए। उस मिशन का हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने आज कुछ नाम दिया है, क्या नाम है उसका?
अभी जो अफगानिस्तान से लोग बुला के ला रहे हैं इसके लिए। भैया अशगाबाद नहीं है तजाकिस्तान की कैपिटल, तजाकिस्तान की है दुशानबे। तो अभी रिसेंटली जो इंडियंस इवैक्यूएट होके आ रहे हैं अफगानिस्तान से, तो उस मिशन को हम क्या कह रहे हैं? आज ही न्यूज में था, आजकल में पढ़ा होगा आपने। जल्दी बताइए। अगर नहीं पता तो डोंट नो लिखिए, लेकिन इन्फॉर्म जरूर करिए तो फिर मैं बताऊं। बहुत बढ़िया, देवी शक्ति। सॉल्ट मार्च ने बढ़िया आंसर दिया, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ये इस तरह के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। अभी जो इंडियंस बुलाए जा रहे हैं फॉरेन, वो अफगानिस्तान तजाकिस्तान से, तो उनको क्या कह रहे हैं, उस ऑपरेशन को क्या कह रहे हैं? उस ऑपरेशन को कह रहे हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी दिख सकता है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज प्लानिंग टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। मुबारक हो, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनने जा रहा है। तो वो पूछ रहा है कि कौन बना रहा है और कहां बना रहा है। ठीक है, हु एंड वेयर, दो चीजें पूछ रहा है, कौन बना रहा है और कहां बना रहा है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, देखिए अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेके काफी प्रमोशन किया है। इंडिया एक हाइड्रोजन एनर्जी बनना चाह रहा है, तो अभी हाइड्रोजन एनर्जी हम कैसे बनाएंगे? जो वाटर है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करके H2 अलग कर लेंगे, O2 अलग कर लेंगे, तो यहां से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगी। इस हाइड्रोजन से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो ये एनर्जी किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं करती है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी बनेगी। इसीलिए इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो इंडिया के लिए ये प्लांट कौन बना रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, और कहां बना रहा है। ऑप्शन ए ONGC जामनगर गुजरात बोल रहे हैं। चलिए आंसर मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर है, इसको बना रहा है आपका IOCL। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL बना रहा है। कहां बना रहा है? मथुरा, यूपी। ठीक है, कौन कहता है यूपी पिछड़ा हुआ है? देखो कितना डेवलपमेंट हो रहा है आपका यूपी में। कहां बन रहा है? मथुरा, यूपी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बना रहा है। कहां बना रहा है? मथुरा में बना रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंडिया का एक फुटबॉल फेडरेशन है, इसने अभी रिसेंटली अवार्ड करा है विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से 2021। तो किस किस को करा है? विमेन फुटबॉलर किसको दिया है अवार्ड, और मेन फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया है? तो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 समझ आया कि नहीं आया? मेंस फुटबॉलर पूछ रहा है और विमेन्स फुटबॉलर पूछ रहा है। ठीक है, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर और विमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर, किसको मिला ये अवार्ड? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन जितना आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। एक एटीट्यूड डेवलप होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आप में, और हर किसी चीज को ये रिसेंट एग्जाम से जज नहीं करना है। ठीक है, ये एक पार्ट है एग्जाम का, कंपटीशन इसके अलावा भी होता है। दोनों मणिपुर का है। हाँ बहुत बढ़िया बात है, मणिपुर के हैं दोनों। नाम तो बताइए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। तो विमेन्स फुटबॉलर का अवार्ड मिला है बाला देवी जी को, और मेन फुटबॉलर मिला है संदेश झिंगन जी को। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाला देवी एंड संदेश झिंगन। ऑलराइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
पद्म विभूषण अवार्डी एंड फेमस बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार। अभी रिसेंटली दिलीप कुमार की भी डेथ हुई थी। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर है। जैसे एक मूवी आई थी मुगल आजम, तो उसमें सलीम जो जहांगीर का कैरेक्टर था वो दिलीप कुमार ने निभाया था। तो अभी रिसेंटली जुलाई में इनकी डेथ हुई है। इनको बॉलीवुड में क्या कह के बुलाते थे? इनका फेमस नाम क्या था? ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा, एंग्री मैन ऑफ बॉलीवुड, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड या फिर ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड। 4 ऑप्शन है, 4 में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनको दिलीप कुमार को क्या कह के बुलाते थे? पुरानी मूवीज है, काफी अच्छी, देखिएगा। वैसे तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन आप लोगों को टाइम मिले तो देखिएगा। सी ए ही मैन, डी तालुक के ना कह रहे हैं डी। और लोग बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मेजॉरिटी इज गोइंग विद डी। मेजॉरिटी डी के साथ जा रहा है, तो क्या हमें भी मेजॉरिटी को फॉलो करना चाहिए? मेजॉरिटी डी के साथ जा रहा है। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज डी। दिलीप कुमार को क्या कहते थे? ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड। सही बात है, दिलीप कुमार को क्या कहते थे? ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आइडेंटिफाई दैट इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू द कैबिनेट रीशफल दैट टुक प्लेस इन जुलाई 2021। अभी रिसेंटली जुलाई में कैबिनेट रीशफल हुआ है। जुलाई 2021 में कैबिनेट रीशफल हुआ है, हम सबको पता है। अब आपको ये बताना है कि रीशफल होने के बाद इधर मिनिस्टर के नाम लिखे और उधर उनकी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री लिखी है। तो आपको बताना है किसकी मैचिंग गलत है। जैसे ऑप्शन ए कह रहा है नारायण तूतू राणे को यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बनाया गया है। सरबंदा सोनोवाल उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट बनाया गया है। भूपेंद्र यादव उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से कौन कौन सी मैचिंग गलत है वो पूछ रहा है। ए एंड ई गलत है, या बी गलत है, या डी गलत है, या डी एंड ई गलत है। तो रॉन्ग वाली मैचिंग बतानी है आपको। बहुत बड़े, राजू किंग ने तो ये भी बता दिया, ही मैन धर्मेंद्र को कहते हैं, एंग्री मैन अमित जी को कहते हैं। अमित जी के और भी नाम है, शहनशाह ऑफ द बॉलीवुड। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है, कौन कौन सी मैचिंग रॉन्ग है। तो हेबू भाई कह रहे हैं सी, डी वाली गलत है बस। रोशना पूरा भी कह रहे हैं सिर्फ सी ऑप्शन, मतलब सिर्फ डी वाली मैचिंग गलत है, बाकी सब ठीक है। बापू दातुन जी कह रहे हैं सी एंड डी आर गलत। सी पापू दातुन जी सी, अच्छा ऑप्शन सी कह रहे हैं ओनली डी, और ठीक है, ठीक, माय बैड, डी। चलिए देखते हैं वन बाय वन। नारायण तातू राणे अभी रिसेंटली काफी न्यूज में भी बने हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है, ये सही बात है, सही मैचिंग है। अश्विनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बनाए गए, सही बात है। सरबंदा सोनोवाल जी आयुष मिनिस्ट्री भी है और पोर्ट वाली मिनिस्ट्री भी है, पोर्ट शिपिंग वाली जो मिनिस्ट्री है वो भी इनको मिली है, ये भी करेक्ट है। धर्मेंद्र प्रधान, भैया इनको रूरल डेवलपमेंट नहीं मिला है, रूरल डेवलपमेंट मिला गिरिराज सिंह को, इनको मिला है एजुकेशन। ठीक है, इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? इनको मिली है एजुकेशन मिनिस्ट्री। पहले ये पेट्रोलियम गैस संभालते थे, अभी एजुकेशन संभालेंगे। लास्ट भूपेंद्र यादव यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सही बात है, इनको ये भी मिला है और ये एनवायरमेंट मिनिस्टर भी है भूपेंद्र यादव। तो ये सारी मैचिंग्स ठीक है इस सिवाय डी के। तो एजुकेशन मिला है धर्मेंद्र प्रधान को, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन इज सी, ओनली डी वाली मैचिंग इज रॉन्ग। ठीक है, कौन सी वाली मैचिंग रॉन्ग है? सिर्फ डी वाली मैचिंग रॉन्ग है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द कंट्री दैट डेवलप्ड हेल्मा पी। हेल्मा पी क्या है? हाई एनर्जी लेजर फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। ठीक है, पावर, अ लेजर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो हेल्मा पी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है
लेजर के द्वारा चलती है। एंटी ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन्स को जैसे किसी और कंट्री का या एनिमी का ड्रोन अगर आपके एरिया में एंटर कर जाए तो उसको कैसे गिराना है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम एक टेक्निक है हेल्मा पी, वो किस कंट्री की है? रशिया की है, जर्मनी की है, इजराइल की है या फ्रांस की है? रशिया की है, जर्मनी की है, इजराइल की है या फ्रांस की है? बताइए करेक्ट आंसर। रशिया, जर्मनी, इजराइल या फ्रांस? हीबू भाई कह रहे हैं इजराइल। और लोग बताइए इजराइल है या फिर और कोई कंट्री है आंसर? हेल्मा पी एक लेजर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। सब इजराइल की तरफ जा रहे हैं, और थोड़ा सा जोर दीजिए, करेक्ट आंसर बताइए। मेजोरिटी के साथ, जो भैया मेजोरिटी के साथ जा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं जरूरी नहीं है मेजोरिटी हर बार सही हो, और इस बार मेजोरिटी गलत है। करेक्ट आंसर इज डी। भैया फ्रांस बुरा मान जाएगा, दोस्त है अपना। फ्रांस की टेक्नोलॉजी है ये, एंटी ड्रोन सिस्टम फ्रांस की टेक्नोलॉजी है ये, हेल्मा पी। फ्रांस है कहां पर? तो ये रहा आपका फ्रांस, ये भैया फ्रांस। अभी देखिए हमने ये बाल्टिक सी पढ़ा था, ये ब्लैक सी पढ़ा था, और ये नीचे इसके क्या है, ये हमने कहा था ये मेडिटेरेनियन सी है, और इससे लगा हुआ कौन सा कंट्री है? फ्रांस, कैपिटल पेरिस। देखिए याद रखिएगा इधर फ्रांस लगा है, फ्रांस से जस्ट नीचे स्पेन लगा, और स्पेन से जस्ट जुड़ा हुआ पोर्टुगल है। ठीक है, तो ये जो स्पेन वाला हिस्सा है ना, इसी ये जो एक पेनिनसुला कहलाता है, ये क्या कहलाता है? एक पेनिनसुला। यहाँ पर एक बहुत फेमस स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन और मोरक्को इन दोनों के बीच में एक बहुत फेमस स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इधर मेडिटेरेनियन सी, इधर बे ऑफ बिस्के। ये वाटर बॉडी भी याद रखेंगे, बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के किसके पास है? फ्रांस और स्पेन के पास है। ठीक है, तो इधर फ्रांस, इधर स्पेन, इनके पास क्या है आपका? बे ऑफ बिस्के। ये वाटर बॉडी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इधर इटली के साइड एक एड्रियाटिक सी है, एक टेरेनियन सी है। इनको भी थोड़ा थोड़ा नजरों में रखिए, ताकि कभी अगर ऑप्शन में दिखे तो रिकॉल कर पाए, हाँ ये सब चीजें कहीं पढ़ी थी। तो फ्रांस ध्यान रखिएगा, इसके पास बे ऑफ बिस्के जरूर याद रखना है। ठीक है, और कौन था वो नॉर्वेजियन वाले? ये रहा भैया नॉर्वेजियन सी, ये नॉर्वेजियन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। इन जुलाई 2021 द फाइनेंस मिनिस्ट्री amended the LIC Act 1956 to replace the post of dash with this। अभी रिसेंटली किसी की पोस्ट रिप्लेस कर रही है, तो जो LIC है, LIC का थोड़ा सा मैनेजमेंट का सिस्टम चेंज हुआ है, तो उसमें LIC की कौन सी पोस्ट को किस पोस्ट से चेंज कर दिया गया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 जुलाई 2021 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अमेंड करा है LIC एक्ट, और किस पोस्ट को किससे चेंज करा है ये पूछ रहा है। करेक्ट आंसर बताइए, बताइए भैया। MD CEO, नहीं जी, करेक्ट आंसर है पहले एक पोस्ट होती थी चेयरमैन की। अच्छा ऑप्शन तो इसमें हटे है ही नहीं, चलो वो फाइनल जब इसको पीडीएफ भेजूंगा। पिछले से पिछली क्लास जो हुई थी करंट अफेयर्स की, उसका भी पीडीएफ मैं आज टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, इसका भी कर दूंगा। ठीक है, विद आंसर्स। तो इसमें जो चेयरमैन वाली पोस्ट थी उसको रिप्लेस कर दिया सीईओ की पोस्ट से। ठीक है, तो चेयरमैन वाली पोस्ट को
रिप्लेस कर दिया गया सीईओ की पोस्ट से। तो इसको ऑप्शन ए मानिए, इसको ऑप्शन बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो ये सारे 25 क्वेश्चन थे, आज हमने इनको करा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम जुलाई का ही करंट अफेयर्स लेके आएंगे, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा आप लोग। जुलाई वाला आपके पास जो भी पीडीएफ वगैरह हो, मैं भी पहले पीडीएफ भेज चुका हूँ, तो उसको एक बार पढ़ के आइएगा। आगे के क्वेश्चन भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके, और भी लोग इसका फायदा उठा सके। और अगर आप हमसे मतलब चाहते हैं क्लासेस की वीडियो आपको लाइव मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, तो पेज जो है हमारा फेसबुक पेज, उसको लाइक जरूर कर दिए। ठीक है, फेसबुक पेज को जरूर लाइक करके जाना है। ठीक है, चलिए फिर कल सुबह आइएगा, मैथ्स का क्लास होगा 11 पर, और फिर शाम को 7 पर हमारा क्लास होगा। उसमें जो कल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट था, थोड़ा सा रह गया था, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।